कोई बच्चा कॉलेज से निकला है या फिर वो रियल एस्टेट में अपना कैरियर कोई बनाना चाहता है, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग आते तो हैं पर जल्दी चले भी जाते हैं। रियल एस्टेट या गोल्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो 77 रेगुलेशंस को या रूल्स को उन्होंने चेंज करके उसको 14 पे ले आए। लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी छत्तीसगढ़ में। मार्केट वैल्यू और ये जो सरकारी गाइडलाइन गिफ्टेड है क्या, 1 एकड़ लैंड है, मैंने आपको बेची, उसमें रजिस्ट्री का खर्चा 2 लाख रुपए आया। ब्लैक मनी को वाइट मनी करना है, तो मैं अगर कोई ज़मीन खरीदूंगा। मैंने अभी ये सुना कि रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी छत्तीसगढ़ में। ये रियल एस्टेट वाले बेटर समझ सकते हैं, मनोज भाई अभी बोलने तो नहीं वाले हैं इसको। ब्रोकर्स आते हैं 1 साल या 2 साल तक रियल एस्टेट बिजनेस में रहते हैं। करियर को गोल में रख करके नहीं आते हैं, वो आते हैं कमीशन या फिर इंस्टेंट मनी के चक्कर में। किसी भी सेक्टर में आप पैसे को अगर सेंटर पे लेके चलोगे तो हो सकता है आप बहुत जल्दी वहां से निकल जाओ। अगर आप रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हो या फिर आगे चल के प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या फिर प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। खासकर उनको तो जरूर देखना चाहिए जो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में करियर बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपको मिलाने वाला हूं मनोज साहू से। मनोज साहू को मैं बहुत सालों से जानता हूं और लास्ट 7 इयर्स पहले इन्होंने रियल एस्टेट मार्केट में एंटर किया और फिर उसके बाद एक काफी बड़ी टीम के साथ आज ये लीड कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। तो क्या इनपुट वो देंगे हमको, हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनोज भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया अंकित भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले थैंक यू मेरे पहले पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मनोज भाई। तो आज जो ये पॉडकास्ट है इस पे मैं चाहता हूँ कि हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स को एक्सप्लोर करें जो यूजुअली जो ब्रोकर्स हैं जब रियल एस्टेट में एंटर करते हैं, जैसे कोई बच्चा कॉलेज से निकला है या फिर वो रियल एस्टेट में अपना कैरियर कोई बनाना चाहता है, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग आते तो हैं पर जल्दी चले भी जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे। पर सबसे पहला सवाल, क्योंकि ये मेरा भी एक पर्सनल सवाल है, रियल एस्टेट या गोल्ड? देखिए अंकित भाई, मैं आपको पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रियल एस्टेट। ओके। गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों के महत्व अपने अपने जगह अलग हैं। हाँ, फिर भी कंपेयर करना चाहें तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा निवेश करना है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, वेल्थ जनरेट करना है, लिगेसी क्रिएट करनी है, तो वो रियल एस्टेट में पैसा डालें। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं जिसमें वो इन्फ्लेशन को भी हेज कर लें, थोड़ा उसमें उनको सेफ्टी भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे और ठीक ठाक उनको बढ़त भी मिलती रहे, तो गोल्ड में जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर किसी के पास बराबर पैसा है, वो गोल्ड पे भी कर सकता है, रियल एस्टेट पे भी कर सकता है, तो फिर क्या एक ऑप्शन होना चाहिए। फिर वहां पर हो सकता है कि उनके मन में ये रहे कि मुझे जब बेचना है उसको कितनी जल्दी मैं उसको लिक्विडिफाई कर पाऊँ वापस, तो फिर गोल्ड में जाना चाहिए। अगर उसको वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, ठीक है, उसको बेचने की उतनी ज्यादा हड़बड़ी कभी नहीं रहेगी, उस पैसे को वापस से लिक्विडिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा उसको अर्जेंसी नहीं रहेगी, तो फिर वो रियल एस्टेट में भी डाल सकता है। क्योंकि रियल एस्टेट को बेचने में जब जाएगा तो उसको काफी एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगता है, इजीली नहीं बिकता है। और गोल्ड तो आप रातों रात उसको इनकैश करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अभी आपने जो बात की, तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जैसे रियल एस्टेट पे भी हम कर सकते हैं, तो गोल्ड भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन हो सकता है। कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो ROI होगा, रिटर्न जो होगा इन्वेस्टमेंट पे, वो रियल एस्टेट जितना तो नहीं दे पाएगा। सेफ है, बहुत जल्दी इनकैश करा सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में अगर अच्छी प्रॉपर नॉलेज के साथ या किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह के साथ अगर आप कहीं निवेश करें तो आपको बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा। तो मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट रखना है जिसको आप बहुत जल्दी इनकैश करा सकते हैं, तो आप गोल्ड पे जाइए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखने तो आप रियल एस्टेट पे जाइए। जी। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है अच्छा खासा, इवन कहना चाहिए अगर जिनके पास अच्छा खासा कैश इनफ्लो है, तो वो रियल एस्टेट में अगर डालते रहे तो वो एक अच्छी खासी लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जिन्हें आज हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं दाऊ। वो दाऊ बनेंगे तब जब उनके पास लमसम प्रॉपर्टी होगी। गोल्ड लमसम होने से अब दाऊ नहीं कहलाते, रियल एस्टेट आपके पास होने से तब अब दाऊ कहलाते हैं। सही बात है। अगर वर्ल्ड अफेयर्स की मैं बात करूं कि वर्ल्ड में जो आजकल कंडीशन चल रही है कि ट्रम्प चाचा जो है उन्होंने
ईरान पे हमला करके रखा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करा के रखा हुआ है, ऑयल की सप्लाई रुकी हुई है। क्या रायपुर का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि ठीक है अगर मैं बोलूँ कि बहुत बहुत मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, तो वहां पे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आती ही होगी, बट क्या रायपुर का रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे इफेक्ट होता है? अंकित भाई, इस पे हम बेसिक पॉइंट्स जो लेंगे, कौन से पॉइंट्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं, वो है मार्केट। मार्केट सब जगह इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल का मार्केट, क्योंकि मार्केट हायरार्की से बना हुआ, नीचे के मार्केट्स हैं, छोटे सिटीज के मार्केट बड़े सिटीज के मार्केट पे डिपेंड कर रहे हैं, बड़े सिटी के मार्केट और मेट्रो सिटी के मार्केट पे डिपेंड कर रहे हैं, मेट्रो सिटी का मार्केट या और नेशनल लेवल के जो मार्केट्स है वो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर फ्लक्चुएशन या डिस्टर्बेंस अगर कहीं पे आ रहा है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, वो सभी मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं। बस ये है कि कितनी देर में और कितनी इंटेंसिटी के साथ इफेक्ट पड़ेगा, ये उस स्टेट या उस सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रायपुर हमारी टियर 2 सिटी है, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी मान के चलिए ईरान पे जो भी चल रहा है, जिसके कारण अभी क्रूड ऑयल महंगा होएगा ही, आने वाले टाइम पे महंगा हो ही जाएगा, गवर्नमेंट कितना भी एफर्ट लगा ले, अगर ये कंटिन्यूटी बनी रही जो युद्ध की, अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो क्रूड ऑयल पे प्रॉब्लम आएगी। क्रूड ऑयल पे प्रॉब्लम आई मतलब बहुत सारे मार्केट एरियाज इफेक्ट पड़ेगा ही। अब चीजें अगर कमोडिटीज महंगी होंगी तो लोग जो निवेश करने के लिए जो पैसा रखे हैं वो निवेश तो करेंगे नहीं, वो अपनी सेफ्टी के लिए बचा करके रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट में कंजप्शन कम होगा और निवेश करने वाला जो पैसा जो हो सकता है रियल एस्टेट पे आ सकता था, 100 की जगह 50 आएगा, 50 की जगह 25 आएगा, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। हो सकता है हम टियर 2 सिटी में बैठे हैं तो उसका इफेक्ट हमें लेट से मिले, या हो सकता है जब तक इफेक्ट शुरू हुआ ही था, अपने स्टार्टिंग फेज में वो उस चीज को मेजर कर पाते उतने में उधर से शॉर्ट आउट हो गया हो। क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा, यूएस भी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ वो चीजें इस तरह से खराब चलती रहें। हर कोई संधि करना चाहता है, हर कोई प्रोसेस करना चाहता है, क्योंकि युद्ध से तो काम बनेगा नहीं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, तो क्या रायपुर का मार्केट अभी करेंटली इफेक्ट हुआ है इससे? अभी तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा मानना है कि अभी उतना असर नहीं पड़ा। ये जो गर्मियों के समय में जो अभी समय चल रहा है जून जुलाई, तो मार्च अप्रैल जून जुलाई में थोड़ा सा सीजन थोड़ा सा डाउन रहता है, ये उस तरह का स्लो डाउन हम लोग अभी फेस कर पा रहे हैं। अभी एज सच मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर रियल एस्टेट का मार्केट नेशनल लेवल पे जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण अभी हमको कोई इफेक्ट अभी नहीं पड़ा फिलहाल। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो इस पे रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट्स किए थे, अराउंड 77 रेगुलेशंस को या रूल्स को उन्होंने चेंज करके उसको 14 पे ले आए, तो काफी इजी कर दिया एज पर गवर्नमेंट आम जनता के लिए। तो लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है अभी, और जो अभी प्रॉपर्टी लेने भी जा रहा है उसको भी इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, या ना उसने सुना भी नहीं होगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट बता सकते हो जो लोगों को जाननी चाहिए कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने बेसिकली किया हुआ है इस पे? देखिए, चेंजेस तो आपने ठीक कहा कि 77 पॉइंट से कम करके 14 पॉइंट्स पे ले आए हैं, तो और उसकी बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मुझे भी नहीं है, मैं सही से बताऊं, लेकिन जो कोर उसका है उसकी मुझे नॉलेज है, जानकारी है। उस जानकारी को मैं बताना चाहता हूँ। जो लैंड यूज होता था पहले, कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी फार्म लैंड है उसको हम दूसरे यूज करना चाहते हैं, दूसरे तौर पे, जैसे हम उसे आवासीय यूज पे लाना चाहते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल यूज करना चाहते हैं, या कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, या सेमी कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसे डाइवर्ट कराना पड़ता है, जैसे हम डाइवर्शन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, डाइवर्शन या उसे परिवर्तन कराना कहते हैं। तो अगर हम आवासीय किसी फार्म लैंड को आवासीय कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल कर रहे हैं, या सेमी कमर्शियल कर रहे हैं, या कमर्शियल कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस काफी लेंदी होता था, काफी टाइम टेकिंग होता था, उसमें भी कह सकते करप्शन भी था बीच में, जिसके कारण कुछ लोग चाह करके भी नहीं करा पा रहे हैं। तो उसमें इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हो गए थे। अब देखिए, जो 77 नियम थे वो उस समय और उस काल के हिसाब से परफेक्ट थे, क्योंकि उस समय उतने चेक पॉइंट्स होने जरूरी थे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए चीजों में, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हम अलग समय पे जी रहे हैं। जो चीज पहले प्रॉब्लम थी, या कहना चाहिए जो चीज पहले, अभी डिजिटलाइजेशन के कारण ही जो चीज पहले प्रॉब्लम थी वो चीज अब प्रॉब्लम नहीं है। डेटा का एक्सेस, अगर पहले मुझे एक जानकारी, अगर किसी ने आवेदन दिया, उसके आवेदन को समझने के लिए मुझे रजिस्टर खोल करके देखना पड़ रहा है, अब वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे सामने। तो डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारी चीजें जैसे शॉर्ट आउट हुई है, उसी तरह से पुराने समय में जो जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो अब उतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। अब समय आ गया, इसलिए जो पॉइंट्स वैलिड नहीं है अभी के समय से, उन चीजों को हटाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि चीजों को हम ईजी करें। और अभी अगर इंडिया को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, तो वो जरूरी है कि हम जो चीजें व्यर्थ में हैं
पड़ी हुई हैं, जो हम ऑब्स्टिकल्स हो जा रहे हैं फालतू के, उन चीज़ों को हटाया जाए। तो मैंने अभी ये सुना कि रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी छत्तीसगढ़ में। जनवरी में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए थे गवर्नमेंट के। तो ये क्या हुआ था, और इसमें बहुत सारे रियल एस्टेट सेक्टर में लोग जो हैं वो, मतलब मैंने हल्ला सुना था मार्केट में कि लोग बस बोल रहे थे कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, रजिस्ट्री कोई करवा नहीं पा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो? देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता सामान्य जनता को ज़्यादा रही होगी, प्रॉब्लम कुछ विशेष लोगों को ज़रूर रही होगी बहुत ज़्यादा। सामान्य जनता को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा है उसमें इशू, लेकिन वो उतना बड़ा इशू नहीं है, वो ज़रूरी चीज़ें थी। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिकली किया क्या है कि गाइडलाइंस को चेंज किया है, वैल्यूज को रीसेट किया है। अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट वैल्यू जो चल रही है किसी प्रॉपर्टी की, मार्केट वैल्यू अगर अभी 1500 रुपये वर्ग फुट है रायपुर में, और उसकी गाइडलाइन वैल्यू मतलब सरकारी दर, कलेक्टर की दर जिसे कहा जाता है, जिसके आधार पर रजिस्ट्रीज की जाती हैं, वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आ गया है। एक बार मुझे थोड़ा सा पहले ये बताओ कि मार्केट वैल्यू और ये जो सरकारी गाइडलाइन है, इसमें क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है? और ये गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब किस तरीके से डिसाइड होता है? जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी अगर मैंने कहीं पे ले रखी है, तो पहली चीज तो हाउ कैन आई फाइंड कि गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है एंड व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? तो वो तो मैं मार्केट से एक बार समझ जाऊंगा। और दूसरा, क्या आपने को कोई आइडिया है कि गवर्नमेंट इसको कैसे करती है, इस प्रोसेस को? जो वैल्यूएशन का जो तरीका है गवर्नमेंट का, वो समितियों के आधार पे होता है। निचले स्तर पे एक समितियां बनती हैं वैल्यूएशन निकालने के लिए, फिर उसके बाद ऊपर जिले स्तर पे भी समितियां बनती है, ये ऐसे स्तर बनते बनते वो नेशनल लेवल तक जाती हैं। इस तरह से जो कहना चाहिए गाइडलाइंस है वो तय की जाती है। ये एक मैं आपको मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब इसमें क्या था कि आपने जो क्वेश्चन किया था कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, जैसे गाइडलाइन वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो गाइडलाइन वैल्यू मतलब यही होती है जो गवर्नमेंट ने अपने इन समितियों के स्ट्रक्चर के थ्रू जो भी अपना एनालिसिस करके जो सेट किया, उसे ही कलेक्टर वैल्यू या गाइडलाइन वैल्यू कहा जाता है। जब हम किसी खेत की रजिस्ट्री हम कराने जाएं, तो मिनिमम उस गाइडलाइन से नीचे की रजिस्ट्री हम नहीं करा सकते। मान लेते हैं उस एरिया में प्रत्येक हेक्टेयर का जो वैल्यू है 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए से नीचे की आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते अगर 1 हेक्टेयर की हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। तो नहीं तो ऐसे होगा कि 1 हेक्टेयर की जमीन की रजिस्ट्री तो 1 लाख रुपए में भी करा देगा कोई, समझ, लेकिन नहीं करा सकता। क्यों? कहीं तो एक बेस होनी चाहिए, किसी को तो आधार होना चाहिए, तो वो कलेक्टर गाइडलाइंस होती है। अब यही गाइडलाइंस होती है, हम अगर आवासीय भूमि भी लेने जा रहे हैं तो उस पर भी ये चीज काम आती है। अब उसे मैं समझाऊं, जैसे उदाहरण के लिए जो अभी इशू आपने बोला कि ये जो बीच में गाइडलाइन चेंज हुई थी, लोगों के बीच में रोष था, वो अभी दुर्ग जिले में तो काफी ज्यादा, दुर्ग जिले में काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ रायपुर में भी काफी हुआ। देखिए, जो चेंजेस हुए हैं वो अच्छे के लिए हैं। अगर गाइडलाइंस में और मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो वहां पर ही जो ब्लैक मनी है वो रोल ऑन की जा सकती है, उसकी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। अब अगर गाइडलाइन चेंज की गई, अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे सेजबहार एरिया में पहले गाइडलाइन थी वहां पर 650 रुपए वर्ग फुट, और वहां पे मार्केट में प्रॉपर्टी बिक रही है 2,000 रुपए वर्ग फुट में। अब मान लेते हैं कोई बायर जो है वाइट पैसे के साथ अपने बैठा है, वो बोलता है कि मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर सेलर जो है वो अपनी एक कंडीशन रख देता है कि नहीं, मैं तो 650 रुपए से ही रजिस्ट्री कराऊंगा। ब्लैक मनी को कंट्रोल। हाँ, क्योंकि 650 रुपए ही क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि वो गाइडलाइन उससे नीचे वो नहीं कर सकता। अगर चाहता तो वो उससे भी नीचे कैश में कर दिया, और रजिस्ट्री जो है वो दिखाने के लिए 650 के हिसाब से कर दी। राइट। तो मतलब ये जो गाइडलाइंस चेंज हो रही है, इसमें ब्लैक मनी को काफी ज्यादा रोका गया है। हाँ, जी राइट। तो अब 650 को 1250 कर दिया गया है। तो अब बिल्डर को मजबूर है कि वो 1250 तो दे, तो जो भाई 2000 या 1500 मान लेते, 1500 रुपए का जो सामान था, पहले 650 हम आधा दिखा रहे थे। बिल्डर जो सेलर है वो इंटेंशनली चाह रहा है कि वो कम में दिखाओ, तो वो 650 दिखा पा रहा था। अब उसे मजबूरन 1250 दिखाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो कैश पार्ट है वो कम हो जा रहा है। तो इस तरह से वो मेजर उठाए गए थे, वो अच्छी है। उसके कारण जो रीजन, जो प्रॉब्लम्स जनरेट हुई, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। आप कुछ पूछ रहे थे ना आपको? मैं ब्लैक मनी पे ही आ रहा था, और ब्लैक मनी को, मतलब ब्लैक मनी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, इससे मुझे एक चीज याद आई, गिफ्ट डीड के बारे में हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गिफ्ट डीड जो है, तो सबसे पहले तो यूजर्स को ये बताओ कि गिफ्ट डीड है क्या, फिर हम इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। गिफ्ट डीड एक सामान्य डीड है, जैसे सेल डीड होती है, रजिस्ट्री होती है, वैसे ही वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसमें बस ये फर्क हो जाता है कि जब मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कोई चीज गिफ्ट की, तो मैं आपसे पैसे तो लूंगा नहीं। अगर मैं आपको सेल कर रहा होता
तो उसमें सेल्स के लेन देन के उसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल्स होते हैं, ट्रांजेक्शन उसमें लिखे होते हैं। लेकिन गिफ्ट डीड में ये होता है कि भाई मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ, उसमें हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और इसमें जो खर्च होता है रजिस्ट्रेशन का वो आधा हो जाता है, लगभग 50% हो जाता है। मान लेते हैं हमने रजिस्ट्री कराई, किसी लैंड, कोई लैंड है, 1 एकड़ लैंड है, मैंने आपको बेची, उसमें रजिस्ट्री का खर्चा 2 लाख रुपए आया मान लेते हैं। और अगर मैंने, आप 2 लाख रुपए आप मुझे देंगे, वो लिखेगा भी उसमें। और अगर मैं आपको वो गिफ्ट करना चाहता हूँ तो उसमें बस लिखा रहेगा कि भाई सो एंड सो है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, चाहे दान करना चाहता हूँ। और उसमें जो रजिस्ट्री का खर्चा वो 2 लाख के बजाय 1 लाख या लगभग 1 लाख के आसपास आ जाएगा, और उसमें किसी तरह का ट्रांजेक्शन दिखाना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है। तो यहीं पे मतलब यूजर्स को मैं एक बार और अच्छे से बता रहा कि मान लीजिए आपका कोई पहचान का है और आप उसको कुछ सेल करना चाहते हैं या आप उसको कुछ देना चाहते हैं, कोई जमीन देना चाहते हैं, तो आप उसको गिफ्ट डीड के थ्रू भी दे सकते हैं। और वहां पे आपको जो रजिस्ट्री कॉस्ट है वो अराउंड 50% पड़ेगी। पर इसका सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू ये है, जो मुझे लगा, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, कि अभी अगर मुझे किसी को जमीन देनी है, मान लीजिए मुझे कोई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है, तो मैं अगर कोई जमीन खरीदूंगा तो उसको गिफ्ट डीड के रूप में भी दिखा सकता हूँ और सारे ट्रांजेक्शन मैं कैश में कर सकता हूँ। तो यहाँ से ब्लैक मनी को काफी ज्यादा रोल आउट किया जा सकता है मार्केट में। संभवतः उसमें ज्यादा तो ये तो पॉसिबिलिटी होगी। अब ये रियल एस्टेट वाले बेटर समझ सकते हैं, मनोज भाई अभी बोलने तो नहीं वाले इसको। ठीक है, तो गिफ्ट डीड के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट इसको प्रैक्टिस में मत लेकर आइएगा। अभी हम बात करें, जैसे ये तो हो गई चलो रियल एस्टेट की एक बेसिक बात, और इसमें इन्वेस्टमेंट को हमने एक बेहतर कर लिया कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड रियल एस्टेट में क्या अंतर होता है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे पॉडकास्ट का आज का मोटिव है, अब हम इस पे आते हैं। और इस पे आने से पहले मैं एक और क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि ये भी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, कि मान लो जैसे मेरे घर पे मैं, मेरी मदर और मेरे फादर है। अब मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपके हिसाब से, अब ब्लैक मनी के मुद्दे को साइड रखते हैं और मुझे बेस्ट एडवाइस देना एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कि क्या है, क्या बोलते हैं, जो आपका बेस्ट, कि मैं किसके नाम से ये लूं। मेरी मदर भी अराउंड 60 इयर्स के आसपास है, मेरे फादर अराउंड 65 इयर्स के आसपास हैं। तो अब मुझे किसके नाम से लेनी चाहिए प्रॉपर्टी? देखिए, मैं इसे इस तरह से बताना चाहूंगा। मान लेते हैं आप खुद के लिए लेना चाहते हैं, हाँ। आप अपना ही पैसा लगाना चाहते हैं, हाँ। तो वहां पे इमोशनल ना होकर, ये कब बच्चों को रहता है कि मैं अपने मम्मी पापा के नाम से ले लूंगा। हाँ। नहीं, आप देखिए, जब आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, अगर आप खुद ही फाइनेंस कर रहे हैं, खुद ही उसे पैसे पटा रहे हैं और अपने नाम से लेना चाहते हैं, तो आप अपने नाम से ही रजिस्ट्री कराइए। और यदि मम्मी पापा भी चाहते हैं कि मैं, हम अपने बच्चों के लिए ले लें, लेकिन वहां पर बच्चा भी थोड़ा सा इमोशनल हो करके चाहता है कि नहीं ठीक है, मम्मी पापा दे जरूर रहे हैं, लेकिन मैं मम्मी के नाम से ही रजिस्ट्री करा लेता हूँ या पापा के नाम से रजिस्ट्री करा लेता हूँ, ठीक है प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, बाद में तो मुझे मिलना। ऐसा सोच करके भी अपने नाम से ही रजिस्ट्री कराना ज्यादा उचित है, क्योंकि मम्मी पापा अब एज हो चुकी है उनकी, एक समय बाद उनको जाना है, वो चले जाएंगे तो फिर एक प्रोसेस आपका बच जाएगा। और वो प्रोसेस फिर वो टाइम टेकिंग है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाता है। हाँ, नेम ट्रांसफर कराना होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन तब आते हैं जब आपकी फैमिली में ज्यादा लोग हैं, जब आपकी 3-4 बहनें हैं, आप भाई हैं, तो बहनों की ससुराल में शादी हो चुकी है, वो उधर रह रहे हैं, अब सब चीज ओके है, तब तो सब ओके है कि ट्रांसफर कराने के समय आ गए बच्चे या बहनें आ गई, साइन कर दिए। अब वहां के अगर बहन चाहती है कि नहीं मुझे भी कुछ मिले, तो फिर आप क्यों वो पचड़े में फंसना चाहते हैं? तो अगर आप बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, आप अकेले हैं, मम्मी पापा है और आप अकेले हैं, मैं टैक्स बेनिफिट्स के नाम पर इसको सोच रहा था कि क्या किसी का इससे कोई टैक्स बेनिफिट भी हो सकता है। इस पे भी मैं आना चाहूंगा। जैसे कोई व्यक्ति लेना चाहता है, तो हस्बैंड वाइफ अगर लेना चाहते हैं और दोनों फाइनेंस करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होते हैं कि भाई मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगी, मैं भी अर्निंग हूँ, आप भी अर्निंग है, और हम एक बार अच्छी से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो उसमें ज्वाइंट रजिस्ट्री करानी चाहिए। तो ज्वाइंट रजिस्ट्री कराने से टैक्स बेनिफिट जो दोनों को होगा। अब वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में होते हैं। मैं आप बता देता हूँ आपके दर्शकों को कि जो आप हाउस लेते हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। लैंड लेने पे जो आपने लोन लिया होगा, उस लोन के अगेंस्ट आपने कुछ लोन, उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो जो अगर आपने ज्वाइंट रजिस्ट्री कराई है, तो दोनों को टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, और आपने एक ही नाम से रजिस्ट्री कराई तो एक ही को मिलेगी। तो बेटर है कि हम दोनों को वो मिले। और लीगली, अगर कल के डेट में आजकल डिवोर्स रेट्स काफी बढ़ गए हैं, हो सकता है
महिलाओं के लिए मैं ये लाइन बोलना चाहूंगा कि भाई कल के डेट में हो सकता है डिवोर्स हो गया बाई चांस किसी का, तो अगर आपने भी पैसे लगाए उसमें कंट्रीब्यूट किया है तो रजिस्ट्री आपके नाम से भी रहेगी, तो वो अचानक से वो सामने वाला मना भी नहीं कर सकता, आपको कहीं ना कहीं उसमें से उसको शेयर देना पड़ेगा, तो सेफ है, अच्छी बात है। अगर हस्बैंड वाइफ यंग है, दोनों अपने नाम से ज्वाइंट रजिस्ट्री कराइए, मम्मी पापा एजेड हो रहे हैं तो भी आप अपने नाम से रजिस्ट्री कराइए। अगर घर में ज्यादा सदस्य हैं, आप यदि मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे काफी सारे हैं, तो भी अगर मम्मी पापा इंटेंशनली जिसको देना चाहते हैं उसी का नाम से एक रजिस्ट्री करा लें, अपने नाम से करा लेंगे, और अचानक उनकी अगर उनको जाना पड़ जाता है दुनिया से, तो फिर वो बच्चों सभी जितने भी मतलब उनके हस्बैंड और उनके सभी बच्चों के नाम पे वो प्रॉपर्टी आती है, फिर वो अलग से एक सहमति पत्र लें, फिर उसे ओके करवाएं कि नहीं ठीक है ये ओके हो जाएगा, या तो फिर बेचने के समय अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो सबको आना पड़ेगा, सबको सहमत होना पड़ेगा, तो वो सब परेशानियों से अच्छा है कि एक नाम से रजिस्ट्री करा लें। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, जो नए एजेंट्स हैं, जो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ से हम इस पॉडकास्ट को पूरा का पूरा उन पे फोकस करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल इस पे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ब्रोकर्स के लिए भी है, कि मोस्टली मैंने देखा है वो आते हैं 1 साल तक रुकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि मोस्टली ब्रोकर्स आते हैं 1 साल या 2 साल तक रियल एस्टेट बिजनेस में रहते हैं, फिर वो इसको छोड़ देते हैं और वो फिर कुछ अपना नया चालू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमारा सेल नहीं हुआ। तो क्या रीजंस हैं ऐसे, जो बेसिक रीजंस हैं जो ब्रोकर्स को मतलब मजबूर कर देते हैं? दूसरा, मुझे अराउंड 5 टिप्स दो ताकि जो ब्रोकर्स हैं वो अपनी जो सेल्स है उसको और ज्यादा बेटर कर सकें। ठीक है, इसमें पहले आपके क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले ये कि जब कोई नया एंटर करता है तो वो लगभग 1 साल स्ट्रगल करके फिर वो चला जाता है। हाँ। सबसे इसका बेसिक जो मुझे रीजन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ये कि जब भी कोई एंटर करता है वो करियर ओरिएंटेड होकर के नहीं आता है। वो क्या, उसका मेजर फोकस क्या होता है, कमीशन या अर्निंग्स पैसा। पर पैसा। भाई आप किसी भी सेक्टर में आप पैसे को अगर सेंटर पे लेके चलोगे तो हो सकता है आप बहुत जल्दी वहां से निकल जाओ, लेकिन अगर आप उस सेक्टर में उस सेक्टर का हिस्सा बनने के तौर पे अगर घुसना चाहोगे तब आप लॉन्ग टर्म में उसमें सेटल हो जाओगे। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो करियर को गोल में रख करके नहीं आते हैं, वो आते हैं कमीशन या फिर इंस्टेंट मनी के चक्कर में। और मैं आपको ये कटु सत्य है कि आप रियल स्टेट में आते ही एकदम इंस्टेंट पैसा कमाने लग जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जा करके आप अर्निंग कर। ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अपवाद भी हैं, जो आते हैं कुछ बिक गया, अचानक से पैसे भी आ गए, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। आप अचानक से आपने पेन चलाया, बहुत अच्छी अगर आप इस सेक्टर में आ रहे हो तो आपको 1 साल नहीं कम से कम 3 से 4 साल देना पड़ेगा। एक तो हाँ, नहीं क्या ये सही है? नहीं ये भी सही नहीं है अंकित भाई। आपका नेक्स्ट जो आंसर जो क्वेश्चन था उसका मेरा आंसर यही था। आप जब भी कोई नया ब्रोकर एंटर कर रहा है, अब मार्केट में ये शब्द है रियल्टर, अब बहुत सारे लोग अवेयर हैं, नहीं है मैं नहीं जानता, ठीक है। ब्रोकर होता है जो मीडिएटर होता है, और एक होते हैं रियल्टर। आप जो जैसे रियल्टर और ब्रोकर में क्या हो गया, ब्रोकर हो गया कोई भी प्रॉपर्टी। क्या अंतर है रियल्टर और ब्रोकर में? ब्रोकर जिसे समझ लीजिए बीच का एक मीडिएटर है, कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके पास है वो उसको मीडिएट करके बेच सकता है। रियल्टर क्या होता है, वो उसका वो उसका फिक्स होता है, उसको पता है कि मुझे क्या चीज बेचनी है। और इसको और अच्छे से बोलूं तो समझ लीजिए आजकल रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के का प्रचलन है। हर कोई रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहता है। तो रियल्टर्स भी दो टाइप के, एक ऐसे रियल्टर्स हैं कुछ जो किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे ही फोकस्ड हैं, सिर्फ वो उस पे ही काम करते हैं। कुछ रियल्टर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं रेरा अप्रूव्ड, जिस पे सारे रियल्टर्स उनकी टीम काम करती है। तो जब आप कोई नया व्यक्ति आ रहा है रियल स्टेट में काम करने के लिए, चाहता है कि यहाँ से वो एक अच्छा करियर बना ले, अच्छा खासा उसमें पैसा अर्न करे, तो एज ए रियल्टर वो एंट्री करे। अगर वो एज ए ब्रोकर एंट्री करेगा इस फील्ड में तो वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाए। क्योंकि इस फील्ड में जो पेशेंस लेवल, जो काम करने का तरीका, जो फॉलोअप डिसिप्लिन, ये सारी जो चीजें चाहिए, वो एज ए रियल्टर जब वो ज्वाइन करेगा, उस एनवायरमेंट में घुसेगा, उसमें देखेगा कि लोग कैसे इसे प्रोफेशनली अच्छे से कर रहे हैं, तब उसको अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद जब वो सीख जाए फिर उसकी चॉइस है कि वो ब्रोकर की तरह काम करे, मल्टीपल अलग अलग कोई भी लैंड या जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेल करे, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के चले। अगर मैं बोलूं 5 टिप्स रियल्टर्स के लिए, तो 1 2 3 4 5 कौन सी होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो यही टिप है, टिप्स फर्स्ट ये है कि आप एज अ रियल्टर स्टार्ट करें,
अपना करियर, ताकि आपको पता चले कि प्रोफेशनली सेल्स को कैसे किया जाए रियल एस्टेट का, तभी तो सेल्स अच्छी होगी। दूसरा सबसे कोर बिंदु सेल्स का है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। हमारे फील्ड में लीड्स जनरेट होंगी, लीड जनरेशन तो लोग आजकल मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कर ही रहे हैं, आपको नहीं भी आता है तो भी, तो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैं जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा आपको। मैंने भी खुद, क्योंकि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, हम लोग लीड्स जनरेट करते रहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पे हमारा कोर काम होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज जरूर पाई है कि अगर जो लीड्स जनरेट हो रही हैं, तो मैंने देखा है कि रियल्टर्स या फिर जो रियल एस्टेट बिजनेस के जो ओनर्स हैं या उनकी जो टीम है, वो प्रॉपर फॉलोअप रखते ही नहीं है। मतलब हम उनको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप तुरंत डेटा आएगा और तुरंत आप उस पर फॉलोअप करिए, लेकिन हम जब भी उसको एनालाइज करते हैं तो हमको ये हमेशा समझ में आता है कि वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद उस डेटा पे कॉलिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ठीक है, आप अगर मान लीजिए दिन की 2 से 3 विजिट्स हैं, चलिए आपके पास इतना है, और अगर आप एक रियल्टर लेवल पे हैं तो आपकी डेली की 10 से 12 लीड्स ही जनरेट हो रही हैं, तो आपको मोस्टली हाफ एन आवर या फिर 1 आवर चाहिए इन लीड्स को एक बार कवर करने के लिए। तो लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं एंड दे नीड रिजल्ट्स। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हाउ कैन दे गेट रिजल्ट्स अगर जब आप क्या बोलते हैं उतनी मेहनत करने को भी रेडी नहीं है कि आप दिन का 1 घंटा या 2 घंटा निकाल पाए। और प्रॉपरली मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है ना, वो लीड्स को फॉलोअप कैसे करते हैं कि वो अचानक कार चला रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं और फोन में बात कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ मार्केटिंग या प्रॉपर वे ऑफ सेल्स। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपको आपके पास प्रॉपर डायरी होनी चाहिए या आपके पास प्रॉपर एक्सेल शीट होनी चाहिए, बट दे डोंट डू दिस। वो बस ये करते हैं कि जस्ट कॉल आई, एक बार बात कर ली और उसके बाद शायद वो अगले दिन भूल भी जाते हैं कि हमने बात की है कि नहीं। बट उसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, पर मुझे लगता है कि दे यूज्ड टू डू दैट। तो ये बात आपकी सही है कि बेस्ट फॉलोअप जितना जिसका तगड़ा है, सेल्स उसकी उतनी ही तगड़ी होगी। फॉलोअप, ठीक है, फॉलोअप बहुत जरूरी है, बल्कि उसे एक्सेल शीट में मैनेज करके चलना चाहिए कि भाई क्या स्टेटस है, किस स्टेटस। जो सीआरएम आजकल सीआरएम सॉफ्टवेयर आप भी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी सीआरएम्स अवेलेबल है मार्केट में, लोग के पास फ्री सीआरएम अवेलेबल है, बट स्टिल पीपल आर जस्ट लाइक कि चलो चल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? थर्ड पॉइंट है, जिस भी प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो हाउस हो या फ्लैट हो, उसकी एक अच्छी प्रॉपर जानकारी उसके होना जरूरी है। बहुत सारे रेट, क्योंकि अभी हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो शुरुआत आते हैं और फिर ठीक से वो सेल्स नहीं कर पाते, तो अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। और उस नॉलेज को सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको वो अच्छे से बोलना भी आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन वो टाइम पे नहीं बोल पाते उस समय, जब क्लाइंट सामने खड़ा है और उस समय वो दूसरी चीजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्लाइंट जो सुनना चाहता है वो आपको बोलना है। तो अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है और सही टाइम पे उसे हम बोल पाए और अच्छे से हम बोल पाए, ये ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे मैं आपको एक बार रुकूंगा। यहाँ पे जैसे इसमें भी मुझे ये चीज समझ में आई है कि मैंने बहुत से टेलीकॉलर्स को देखा है जो रियल एस्टेट में हमने इंक्वायरीज दी हैं लोगों को, तो वो अपने टेलीकॉलर्स को उसको फॉरवर्ड करते हैं। अब टेलीकॉलर्स उस पर कॉलिंग करते हैं। अब वो जब कॉलिंग करते हैं तो मैंने बहुत से टेलीकॉलर्स को सुना भी है, तो द वे दे कॉल, मतलब मुझे लगता है कि भाई अगर इफ शी और ही वो मुझे कॉल करेंगे तो आई विल नॉट एंटरटेन देम, मैं तो एंटरटेन नहीं करूंगा। तो गॉड नोज कि उनको दूसरे कैसे एंटरटेन करते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप बोल रहे हो, बहुत सही प्रॉब्लम है कि रियल एस्टेट में आपके पास अगर 1000 इंक्वायरी भी आ जाए, बट आपने अगर किसी ऐसे पर्सन को बैठा के रखा है जिसकी बात में ही दम नहीं है, जो अपने प्रोजेक्ट्स को उतना जानता भी नहीं। क्योंकि मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि जैसे मुझे भी कई बार कॉल्स आते हैं और मैं उनसे जब प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेने जाता हूँ तो जैसे कि सर मैं इसके लिए आपको अपने सीनियर से बात करा सकती हूँ क्या, और वहां पे मेरा मूड खत्म हो जाता है कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस पीपल विद दिस पीपल यार। क्योंकि क्या है कि ये लोग को जब इसको पता ही नहीं है तो मैं फिर इससे क्या बात करूँ, अब उसके सीनियर से मैं अलग फिर से बात करूँ। तो ये चीज मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है, जो रियल्टर्स के साथ भी है, जो कंपनीज के रियल एस्टेट कंपनीज के साथ भी है, कि आपके पास अगर आपको 1000 लीड भी दे दी जाए तो अगर आपका फॉलोअप सिस्टम आपने सही नहीं बैठाया तो आपके पास कभी भी कन्वर्जन नहीं आएगा। राइट। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हमें कम से कम हम जिस चीज को बेच रहे हैं उसकी लीगल पॉइंट्स तो हमें पता होने चाहिए।
अब यहीं पे अगर हमें गोल्ड लेना होता, गोल्ड बेचना होता, तो हमें वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एज अ रियल्टर किसी सामान को बेच रहा हूँ, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं लीगल, जो क्लाइंट पूछना चाहता है, जानना चाहता है, वो हमें अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहीं पर ही आता है जो आप बोल रहे थे ब्रोकर और रियल्टर में क्या अंतर है। तो रियल्टर जो होता है उसको लगभग चीजें अच्छे से क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि रेरा की साइट पे उसे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो अगर बिल्डर नहीं भी देना चाहे या ओनर नहीं भी देना चाहे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात एक नहीं कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बेसिक क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब एक यूजर को भी चेक करने चाहिए? एक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आप सेल डीड देख लीजिए। हाँ। मतलब एक इंडिविजुअल बात करें, हम प्रोजेक्ट मान की बात लीजिए नहीं कर एक रहे हैं। सिनेरियो रखते सिंपल सा कि मैं एक प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, मैंने आप मेरे से हाँ लेना चाहते हैं, हाँ आपसे एक मेरी प्रॉपर्टी लेना प्रॉपर्टी है। चाहता हूँ, और अब वो प्रॉपर्टी जो है, अभी इसको भी थोड़ा बाइफरकेट कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो मार्केट में अभी फिलहाल मुझे दिख रही हैं। तो उसपे एक है टीएनसी अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज, फिर एक है नॉन डाइवर्टेड प्रॉपर्टीज, और एक है आपकी डाइवर्टेड प्रॉपर्टीज। तो अब अगर मैं आपसे एक टीएनसी अप्रूव प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे किन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए उस टाइम? देखिए, टीएनसी हम रेरा पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, मतलब कोई टीएनसी अप्रूवल मिला हुआ है, तो अब ऐसा हो गया कि टीएनसी अप्रूवल होने के बाद रेरा रजिस्ट्रेशन कराना है, पड़ता है, कंपलसरी हो गया है। और रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसे हम प्रमोट कर सकते हैं, सेल मैं कर एक सकते बार इसको यूजर्स को पहले बता दूं। 3 टाइप की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है मार्केट में। एक होती है डाइवर्टेड, एक होती है नॉन डाइवर्टेड, और एक होती है टीएनसी अप्रूव्ड। जो रायपुर में खासकर अगर आप प्लॉट्स लेने जा रहे हैं तो आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसमें जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, खासकर रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा सेफ होती हैं, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती हैं। डाइवर्टेड प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इनका डाइवर्जन किया गया होता है। और नॉन डाइवर्टेड प्रॉपर्टीज जो होती हैं यूजुअली एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हैं जहां तक मुझे लगता है। और इन लैंड्स का अगर आप इनको परचेज करने जाते हैं तो इनका कोई माई बाप नहीं है। मतलब आप ठीक है, इसके भी डॉक्यूमेंट्स मनोज भाई अभी बताएंगे, बट इसका भी बहुत ज्यादा मतलब इन प्रॉपर्टीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं वाइल परचेसिंग। हो सकता है अभी हम एक आध कोई एग्जांपल भी आपसे लेंगे कि कोई एग्जांपल जहाँ कोई नॉन डाइवर्टेड प्रॉपर्टी या डाइवर्टेड प्रॉपर्टी लेके फंसा हो। तो इस टाइप की 3 प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मनोज भाई, रेरा पे अपन थे। रेरा प्रोजेक्ट्स, अगर आप कोई रेरा की किसी यूनिट पे जाना चाहता है, तो रेरा की साइट पे, वेबसाइट पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सेल डीड हो गया या B1 हो गया, और जो दूसरे उसके इनक्यूबेरेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, दूसरे सर्टिफिकेट्स हो गए, प्रमोटर के सर्टिफिकेट्स हो गए, जो लाइसेंस होता है डेवलपमेंट करने का, उसके बाद जो अनुज्ञाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी तो खैर वहाँ पे जो सिस्टम है रेरा की वेबसाइट पे, वो तो इतना भी एडवांस है कि अब उसमें बता सकते हैं कि कौन से यूनिट सोल्ड है, कौन से सोल्ड नहीं है। लेकिन वो उतना प्रॉपर अपडेट करते नहीं, कोई भी नहीं करता है, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेंट्री पूरी बेच चुके होते हैं और वहाँ पर अभी भी अपडेटेड नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों पे नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। अब हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे आते हैं, चाहे वो डाइवर्टेड हो या नॉन डाइवर्टेड हो। तो जैसे डाइवर्टेड प्लॉट्स है, कोई ओके, कहीं पे भी हम जैसे किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, डाइवर्टेड का मतलब हो गया उसको कृषि भूमि से, पहले कोई भी भूमि कृषि भूमि ही होती है जनरली, उस कृषि भूमि को डाइवर्टेड भूमि है, मतलब वो आवासीय उसको परिवर्तित कर दिया गया है। ओके। आवासीय कब परिवर्तित किया गया है, या सेमी कमर्शियल किया गया है, या फुल्ली कमर्शियल किया गया है, वो डिपेंड करता है सामने वाले ने क्या कराया, उस एरिया में वो है कि नहीं। और ये बकायदा गवर्नमेंट से ही होता है, तहसील जा करके SDM कार्यालय से सबसे कराना पड़ता है। तो अब यदि हमने डाइवर्टेड प्लॉट पे हम आते हैं, यदि हम कोई डाइवर्टेड प्लॉट लेना चाहता है कहीं पे किसी कॉलोनी में, तो वो सबसे पहले देखे जो बायर सेलर होगा, पहले रजिस्ट्री पेपर देखे, डीड की किसके नाम से रजिस्ट्री है। मल्टीपल लोगों के नाम से रजिस्ट्री है, तो मल्टीपल लोग अग्री कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को कंफर्म करना जरूरी है। ये नहीं कि 4 भाई लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है और एक भाई बेचने के लिए आतुर है और मैं करा लूंगा बोल रहे हैं। करा लूंगा बोलने से कुछ नहीं होता है, वो हो सकता है बेच भी ना पाए। अगर चारों लोग आएंगे नहीं, पेपर में भी वो इतना ऊपर नीचे करके रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री करा के नहीं निकाल सकता। वो कोई 30 मार खाना होगा तो कर लेगा, लेकिन बात क्या होगी, आपके पैसे फंसेंगे कौन से, टोकन। आपको उसने अगर कन्विंस कर लिया कि मैं करा लूंगा, और आप श्योर ही नहीं हो पाए, और आपने उसको 50,000 लाख रुपए जो टोकन दे दिया, तो फिर बाद में तो वो नहीं देने के इंटेंशन से अगर नहीं दिया तो क्या, अब वो शुरू में अगर वो बोले कि मैं करा दूंगा, उसको पता है कि अगर वहां पे पॉसिबल नहीं है तो वो थोड़ी ना पैसा देने वाला आपका। तो इस चीज पे फंसते लोग। आप अगर मल्टीपल रजिस्ट्रीज है, आप पहले इंश्योर कर लें कि भाई सब अग्री हैं कि नहीं आपके यहाँ बेचने के लिए, आपस में आपके डिस्प्यूट तो नहीं है, डिस्प्यूट हो तो शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं। दूसरा B1, अगर कोई बोलता है कि हाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है,
जैसे ब्रोकर्स भी काफी ऐसा कर देते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, भैया के नाम पे है, और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होती है। तो जब एट द टाइम ऑफ बुकिंग अगर आपको पैसे डालने हैं किसी अकाउंट में, तो आप पहले देख लो कि रजिस्ट्री में किसका नाम है। रजिस्ट्री में अगर एक्स वर्मा का नाम है तो B1 में भी एक्स वर्मा होना चाहिए, और आपको अकाउंट डिटेल भी एक्स वर्मा का होना चाहिए। B1 है म्यूटेशन पेपर, जिसे हम डाइवर्शन होने के बाद B1 या उसी को म्यूटेशन, उसी को नामांतरण, ये तीन अलग अलग नाम उन्हीं के हैं। कोई ये भी हमको तहसील ऑफिस से, हाँ, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर दिया कि अब प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन कराते ही ऑटोमेटेड हो जाता है। पहले वो म्यूटेशन नहीं हुआ होता था, पहले नामांतरण नहीं होता था, हम रजिस्ट्री कराते, उसके बाद अलग से कुछ महीने बाद हम पटवारी के चक्कर काटते, कुछ ऊपर नीचे पैसे इधर उधर करते, तब जाकर के वो म्यूटेशन होता। लेकिन भाई वो वाजिब सी बात है, अगर मैं खरीद लिया जब मैंने सामान, तो मेरे नाम से नामांतरण हो जाना चाहिए, मैं क्यों अलग से भटकूं उसके लिए। गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि उसको ऑटोमेटेशन कर दिया है, अब रजिस्ट्री कराती है म्यूटेशन ऑनलाइन हो जाता है। अब यदि B1 में नाम, अगर रजिस्ट्री पेपर में एक्स वर्मा है और B1 में भी एक्स वर्मा है, और अकाउंट डिटेल जिस पे आपको बोला जा रहा है कि आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए बुकिंग के लिए, वो भी एक्स वर्मा का ही अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसी अमाउंट के आधार पे आपका अग्रीमेंट टाइप होगा। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो वो उसी आधार पे ही अग्रीमेंट बनेगा। अगर कोई एक्स वर्मा है और किसी साहू सरनेम के व्यक्ति के नाम पे आप अकाउंट पे पैसे डलवा रहे हैं, तो फिर वो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है कि भाई आप उनके अकाउंट में क्यों डलवा रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, B1 भी इसके नाम पे है, तो अब इन्हीं के नाम पे डलवाइए, साहू जी के नाम पे क्यों डलवा रहे हैं पैसा। तो उस चीज को थोड़ा सा वहां सतर्क रहना है। और रही बात नॉन डाइवर्टेड लैंड्स की, तो उसकी परचेसिंग की थोड़ी सी मुझे बहुत ज्यादा उसका अनुभव नहीं है नॉन डाइवर्टेड का, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है मैं वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप कोई खेत हो गया या कोई ओपन लैंड हो गया जो नॉन डाइवर्टेड है, तो वहां पे जब आपको परचेस करना है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स तो आपको चेक करने ही करने हैं। उसके अलावा आप सीमांकन जो होता है वो या तो नपाई जो की जाती है, जितना पेपर में लिखा हुआ है उतना है कि नहीं एग्जैक्ट उसको आप नपवाओ। कोई व्यक्ति अगर नापने में कोई सर्वेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई आप नहीं मिल रहा है ऐसे नापने के लिए, तो आप पटवारी से रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आफ्टर ऑफिस जो भी चार्जेस होंगे वो ले लें, लेकिन वो लोग सीमांकन वगैरह करते रहते हैं, उनको पता होता है कि कैसे नाप जो किया जाता है वो वास्तविकता में कैसा है होना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि रजिस्ट्री पेपर पे जमीन ज्यादा है, मौके पे कम है, या फिर मौके पे ज्यादा है पेपर में कम है, तो वो ठीक है, जितना है उतने की हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, कम ज्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है। कोई रियल टाइम एग्जांपल ऐसा? रियल टाइम एग्जांपल तो ऐसे होते रहते हैं, जैसे अब कुछ लोगों की रजिस्ट्रीज हैं, लेकिन एग्जांपल जो दिमाग में आ रहा हूँ कि इसके साथ ऐसा हुआ और ये बंदा बेचारा हाँ बहुत, अब ऐसे नाम तो किसी का नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन ये ना, आप जैसे एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त ही हैं वो, और वो दोस्त हैं, वो उन्होंने जहाँ पे लैंड लिया है, तो वहां पे ओवरऑल लैंड है 2 एकड़, और एक को मिला है 1.5 एकड़, एक की 1.5 एकड़ की रजिस्ट्री है, एक की 1.5 एकड़ की रजिस्ट्री है, और एक की आधे एकड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री है। अब अच्छा, वो आधे एकड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री है। अच्छा, अब लैंड तो वहां 2 एकड़ है, तो 2 ही एकड़ है। हाँ, अब वो दोनों सेटल नहीं, वो बोल रहे कि भाई मैं तो इतने के पैसे दिया हूँ, इतना तो जमीन है मेरा, वो बोल रहे भाई मैं भी तो आधे एकड़ से ज्यादा की जमीन दिया हूँ, मैं जमीन लिया, मैंने भी उसके पैसे दिए, लेकिन जमीन तो वहां 2 एकड़ है। तो उस समय खरीदने के समय जब आपने लेन देन किया था, पटवारी को या किसी सर्वेयर को बुला कर नाप लीजिए, तो अच्छे प्रॉपर से नाप देख नहीं लो। करवाया, इसलिए वो ऐसे फंस गए। और अब ऐसा हो रहा है कि वो 2 एकड़ की जो जमीन है वो डिस्प्यूटेड हो गई है। डिस्प्यूट, अब वो आपस में उनके सेटलमेंट करते, वही सामने वाला अगर मान जाता है चल ठीक है, हम आपस में उसको सेटल कर लेते हैं, तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो होगी ना, अगर वो दोस्त नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। अगर नॉन डाइवर्टेड आप ले रहे हैं तो ये चीजें आपको मतलब बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको लें तो आप प्रॉपर उसकी मेजरमेंट करवा कर ही उसको आगे परचेजिंग के लिए आगे बढ़े। अब हम बात करें कि जैसे हम चौथे पॉइंट तक आ गए थे, अब 5वां ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक ब्रोकर को या रियल्टर को या रियल एस्टेट कंसल्टेंट को ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि 5वां पॉइंट अपना कंसिस्टेंसी का भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अंकित भाई, क्योंकि जब भी कोई नया आता है व्यक्ति, वो छोटे छोटे डीमोरलाइज जब होता है छोटे छोटे पॉइंट्स पे, फिर उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। और डिसिप्लिन जो होता है कि आपको प्रॉपर, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, एज अ ब्रोकर ना एंटर करके वो एज अ रियल्टर एंटर करे, तो उस एनवायरमेंट को वो अच्छे से समझ पाएगा, तो उस कंसिस्टेंसी को वो वहीं पर ही देख सकता है, ब्रोकर्स के बीच नहीं देख सकता। डिसिप्लिन कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर लेवल। मैंने तो यूजुअली रियल्टर्स को 9, 10, 11 बजे सो के उठते देखा है। नहीं तो वो कमा चुके हैं, उस लेवल पे जा चुके हैं कि उसको उतना एफोर्ड कर पाए। तो फिर क्या वो वहां पे अगर डिसिप्लिन छोड़ दे तो भी वो नुकसान होगा, लेकिन
मैंने जैसे कहा कि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो लेट उठ रहा है तो उसकी जगह पे काम करने के लिए उसने पैसे दे करके एक व्यक्ति रखा होगा निश्चित रूप से, तब वो उसको उसे कर पा रहा है। नहीं तो अगर उसके पास वैसा व्यक्ति नहीं है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। और अगर वो अफोर्ड कर रहा है, किसी व्यक्ति को अपनी जगह बैठाया है जो सुबह से उसके लिए कॉल्स कर रहा है, अरेंज कर रहा है मीटिंग्स का, जो भी शेड्यूलिंग कर रहा है, तो ठीक है, वो एंजॉय कर अपना, उसने कमाया वो enjoy कर। एक नया रियल्टर अगर मार्केट में आता है तो इंक्वायरीज कैसे जनरेट करे? लाइक मैं अगर पहली बार रियल एस्टेट में घुसा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अब मैं क्या करूंगा? मतलब मैं बस आ गया, एक ऑफिस में जाके बैठ गया, अब बोलेंगे कि भाई महीने में एक आध सेल लेकर आओ या कुछ विजिट्स लेकर आओ, तो मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं है, जी, तो मैं क्या करूंगा? देखिए ये तो जो भी हमारे साथ मेरे साथ जुड़ता है, जो भी भाई अब है, तो उनको मैं शुरुआत, मेरी ट्रेनिंग यहीं से होती है। तो मैं आप जानते ही हैं मैं तो एस्ट्रोमेनिक में काम कर रहा हाँ। हूँ, तो जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं मैं उन्हें बेसिक इसी तरह से स्टार्ट करता हूँ कि भाई देखिए हमारा सबसे मेजर काम जो है वो है लीड जनरेशन। हाँ। क्योंकि हमें पैसे लीड के नहीं मिलते एक्चुअली, जो कन्वर्जन का मिलता है, लेकिन जो लीड आप पहली सीढ़ी है, तो लीड कैसे लेंगे, तो उसके 3 मोटे मोटे तरीके हैं। एक तो ये कि आप 1-to-1 मीट करें, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। 1-to-1 मीट मतलब हम डायरेक्टली लोगों के पास जाएं? लोगों के पास है वो बहुत सरकारी कम, लेकिन फिर हम तो अगर हाँ, महीने के पहले 30 लोग दिन है बहुत तो करते थे, पहले के लोग बहुत मेहनती होते थे, बहुत करते थे, हमने देखा भी है। 1-to-1 मीट करना, हर एक आज की दफ्तर डेट जाना में रिलेवेंट है ये? क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की डेट में ज्यादा रिलेवेंट। रिलेवेंट है सर आज भी, लेकिन लोग अब उसको उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास, उस पर मैं आऊंगा। तो फर्स्ट ये है कि 1-to-1 मीट करें, सरकारी दफ्तर जाएं, प्राइवेट दफ्तर जाएं, हाँ। लोगों से मिले, अपने परिचितों से मिले, परिचितों को दोस्तों से मिले। वो आज वो, और सबसे जो मेहनत के साथ साथ बहुत ज्यादा माइंडसेट का काम है ये, कि आपको अपने आप से प्रिपेयर करके जाना है उस जगह पे जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को बताना है। सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा, हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा है कि आप कैनोपीज एक्टिविटी करें। कैनोपी एक्टिविटी मतलब जहाँ पर भी फुटफॉल ठीक है लोगों का, वहाँ पर आप कैनोपीज लगा लें अपने एडवर्टीजमेंट के साथ, और वहाँ पे बैठें, जो भी कर सकते हैं। तो वो बहुत, मेरे हिसाब से वो बहुत मेहनत का काम है और कितनी बहुत क्वेरीज आ जाती है कैनोपी लगा के? अगर एक दिन भर कोई बैठ रहा है तो एक एवरेज कितनी क्वेरी जनरेट? डिपेंड करता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। और कोई अच्छा हम एवरेज पकड़ते हैं, जैसे average कमल विहार वाला एरिया है, वहाँ पे ठीक ठाक फुटफॉल है, बहुत सारे लोग कैनोपी लगाते हैं, हमारी कंपनी के भी बहुत सारे लोग कैनोपी लगाते हैं। तो वहाँ पे लेकिन क्या होता है ना, आती, हाँ, इस एक ये भी एक अच्छी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। कैनोपी लगाने से लीड्स तो आती है, किसी दिन 1 आ गई, किसी दिन 0 आ गई, किसी दिन 5 आ गई। लेकिन जब 5 आएंगी तो आपको, आप बेचने निकले एक्स और वाई, और इंक्वायरी आ रही है एबीसी की, तो क्या वहां पे क्या होता है, सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है डाइवर्शन, दिमाग का जो डाइवर्शन है। जो रियल्टर, एज अ रियल्टर जो काम करना शुरू करता है, वो ब्रोकर बन जाता है वहीं पर ही। समझ गया। मतलब ये सबसे बड़ा इशू है। हाँ, मुझे ये चीज थोड़ी सी क्लियर भी हुई कि आप ने 4 प्रॉपर्टी पकड़ी बेचने के लिए एज ए रियल्टर, और वहां पे जब आप गए और लोगों ने आपको 10 और प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चालू कर दिया, तो अब आप क्या करोगे कि अरे यार इसको ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, उसको वो वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो चलो मैं 10 और प्रॉपर्टी का भी इन्वेंट्री बना लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे आप फिर सेल नहीं कर पाते हो। मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, Focus। जो रियल्टर्स जो है बहुत ज्यादा फोकस। यूजुअली भाग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं रियल एस्टेट को। ठीक है। अंकित भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको क्या बेचना है, हाँ, और क्या बेचना है ये तो पता है, क्या नहीं बेचना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि यहाँ पे बेचने के लिए इफरात सामान है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यही सामान बेचना है, और उसी को बेचने पे जब जाओगे, जब कोई सामने से आएगा, आप अपनी दुकान के प्रोडक्ट जब आप उसे दिखाओगे, तब आप अपनी दुकान के सामान बेच पाओगे। सामने वाला आकर के बोले मुझे वो चीज चाहिए, अब उसके लिए आप अगर दुकान छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे और गोडाउन घूमेंगे कि हाँ मुझे वो सामान चाहिए, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। आप उसमें भी सामान बेच पाएंगे, हो सकता है आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, या अगर आपका मोरल उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप डिमोरलाइज होकर के फील्ड छोड़ देंगे। बेटर, ज्यादा अच्छा ये है कि आप एंड एक व्हाट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ लीड जनरेशन? लीड जनरेशन का थर्ड पॉइंट है, जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, कि हम ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, जो कि सबसे ज्यादा अभी इफेक्टिव है और इजी गोइंग है। इजी इन द सेंस कि जो अफोर्ड कर पाता है उसके लिए इजी गोइंग है। तो यहाँ पर भी मेरे सजेशन रहेगा कि देखिए, आप जैसे सर्विसेज आप देते हैं, लीड जनरेट करते हैं, ऐसे किसी अच्छी एजेंसी को हायर कर लें लीड जनरेट करने के लिए, या फिर अपने लेवल पे अगर वो कुछ करना चाहें तो खुद ही मार्केटिंग के स्किल्स, जो आजकल वीडियोस अवेलेबल है, या तो कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी कोर्स प्रोवाइड कराते हैं चीज़ों के लिए, लीड जनरेशन के लिए, ऐसे वो खुद से सीखे, अच्छे से उस पर अच्छे से एफर्ट टाइम दे, और वो खुद से लीड जनरेट करने की कोशिश करे। नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद से लीड जनरेट करना शायद नहीं कर पाएंगे, या बिजी उनका ज़्यादा हो जाएगा शेड्यूल, तो फिर वो
जैसे 99 एकर्स हो गए, या तो और भी दूसरे housing.com वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं, उन और भी दूसरे बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे लीड बहुत ज़्यादा क्रॉस होते हैं, बहुत ज़्यादा बोगस लीड्स भी आते हैं, और अगर वो एजेंसीज हायर करते हैं तो उनको ठीक ठाक ज़्यादा अच्छी लीड्स मिलने की संभावना है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना ये अफोर्ड कर मैंने देखा है, जैसे लोग जो करते हैं कि बहुत से रियल्टर्स आजकल लीड जनरेशन के लिए खुद भी ट्राई कर रहे हैं, अच्छी चीज है। बट एक चीज उनको थोड़ा सा अवेयरनेस ये भी रखना है कि मेटा या गूगल या सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही हैं। हाँ, आप अगर एक सेक्टर पकड़े हुए हैं आपने, जैसे रियल एस्टेट का, तो अब मैं अगर रियल एस्टेट में जाऊं तो मैं उसके लिए एक बिगनर हूं, और मुझे उसको बहुत अच्छा करने के लिए साल लग जाएंगे। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग भी जो मैंने अभी तक समझा, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इवन हम जब क्लासेस लेते हैं तो 2 मंथ्स 3 मंथ्स हमको तो सिर्फ मेटा को समझाने में लग जाता है लोगों को कि व्हाट इज मेटा। लोगों को सिर्फ पोस्टिंग पता है, फिर पोस्ट करके वो बूस्ट कर देते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स जो हाँ, उनको जाननी चाहिए। एंड उसके लिए उनको कम से कम पहले तो 3-4 महीने ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और उसके बाद ही फिर उसको करना चाहिए, नहीं तो फिर वो तो बहुत ज्यादा पैसा लॉस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज देख ली कि कैसे, क्या बोलते हैं, नॉन डाइवर्टेड, डाइवर्टेड एंड टीएनसी प्रॉपर्टीज में क्या क्या पेंच फंसते हैं। दूसरा हमने देख लिया कि रियल एस्टेट और गोल्ड पे क्या है, और ब्रोकर्स का भी हमने जो है एक इस पॉडकास्ट पे समझ लिया कि कैसे आप अगर एक ब्रोकर से रियल्टर हैं या फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को आप बेटर कर सकते हैं। कोई और पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ ये लोगों को जानना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में? अभी देखिए अंकित भाई, मैं अपनी ओर से 2 लाइन जोड़ लेता हूँ। एक तो ये कि रायपुर का रियल एस्टेट अभी काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। Tier 2 सिटीज, कोई भी, मतलब रायपुर की बात नहीं है, कोई भी Tier 2 सिटी, वहाँ पे ग्रोथ अच्छा है। अगर किसी को निवेश करना है, जो इवन जैसे, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्यों, और डेटा भी है उसका, अनुभव से इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारे लीड्स काफी आते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, और जो इधर बेंगलोर, आईटी, पुणे सिटीज वगैरह में जॉब कर रहे हैं, वो जो रायपुर के हैं, वो प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ आते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ वो निवेश करें, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टीज ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और यहाँ पर जो ग्रोथ मिल रहा है वो भी लगभग उतनी ग्रोथ है, उतनी, मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वहाँ पर अगर वो 1 करोड़ लगा रहा है और उसका जितना ग्रोथ उसको मिल रहा है, वो यहाँ पर उसको 20 लाख लगा के भी मिल जा रहा है। तो भाई आपको परसेंटेज ग्रोथ से ठीक है, पैसे जितना भी डाले, 1 करोड़ यहाँ डाले, परसेंटेज वाइज आप कितना ग्रो कर रहे हैं ये राइट। तो एक तो ये, और दूसरा उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट में एंटर करना चाहते हैं, कि आप एज अ रियल्टर स्टार्ट कीजिए अपना करियर, ना कि ब्रोकर, क्योंकि और करियर को आप, मैं ये सोच के एंटर कीजिए कि मुझे इसमें करियर बनाना है, तब आप इसमें बहुत अच्छा अर्न करेंगे, बहुत अच्छा आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यही 2 पॉइंट्स मैं चाह रहा था लोगों को बताओ, बाकी आप बताएं और कुछ आपको। नहीं तो फिर चलो फिर इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं आज। और थैंक यू मनोज भाई, बहुत सारे इनपुट्स मिले हमें, और हम लोग फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जल्दी, और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और कुछ इन डेप्थ क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे। ये बहुत पहला पॉडकास्ट था, हमने बहुत चीजों में ओवरव्यू रखा, बट जल्दी हम लोग इस पे ना इन डेप्थ पे बात करेंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप एक रियल्टर हैं तो चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि इस पे ना मनोज भाई आपको बहुत सारी चीजें तो यहीं पे सिखा देंगे। थैंक यू। थैंक यू।